हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं और इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, सब कुछ रेडॉक्स रिएक्शंस के दौरान हम लोग सब पढ़ेंगे। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेडॉक्स का मतलब क्या होता है। रेडॉक्स जो है वो दो वर्ड से मिलकर बनता है, दैट इज रेड एंड ऑक्स। रेड, हियर रेड मीनिंग रिडक्शन एंड ऑक्स मीनिंग ऑक्सीडेशन। सो ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, सो हाउ वी कैन डिफाइन इट, that the reactions in which reduction and oxidation takes place simultaneously, these reactions are known as redox reaction. Okay, अब देखो रेडॉक्स रिएक्शन है क्या। बेसिकली रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो एक केमिकल रिएक्शन का टाइप है। ठीक है। अब केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, तो सिमिलरली सिंपली हम लोग क्या पढ़ते हैं क्लासेस में कि वो सारे रिएक्शन जिनमें केमिकल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फाइन, वो जो होते हैं वो केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ओके, बट व्हाट अबाउट द न्यूक्लियर रिएक्शन। यूरेनियम भी तो केमिकल ही है, एलिमेंट ही है। सो हम यूरेनियम के रिएक्शंस को, या हम कह रहे हैं फ्रेंशियम जो है उसके रिएक्शंस को केमिकल रिएक्शन में काउंट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हम पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं कि फ्रेंशियम को हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, दिस इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और हम इसे बाद में पढ़ेंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई, अगर केमिकल ही है, सब एलिमेंट्स ही हैं, तो हम सभी चीज़ों को केमिकल रिएक्शंस में क्यों नहीं पढ़ते हैं। तो उसका थोड़ा एक फंडामेंटल हम नॉलेज ले लेते हैं। आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड विद द रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन भी इट्स अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो हमें पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं। फाइन, सो दिस इज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ एनी एटम। किसी भी एटम के फंडामेंटल स्ट्रक्चर मान लो क्या क्या होता है उसमें। न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे, साथ में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व होते हैं। दिस इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर। फाइन, अब देखो हर एक मैटर, हर एक सब्सटेंस, कंपाउंड, एलिमेंट, कुछ भी ले लो, सब किससे बने हुए होते हैं, एटम से बने हुए होते हैं। ओके, तो अगर हम किसी रिएक्शन की बात कर रहे हैं, कोई भी रिएक्शन, तो उसमें पार्टिसिपेट बेसिकली कर क्या रहे हैं, बेसिकली उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं एटम्स। ठीक है, किसी भी एलिमेंट के एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी रिएक्शन के दौरान। ठीक है, अब अगर एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो एटम में से कौन कौन सा पोर्शन जो है वो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो एटम है वो दो तरह से रिएक्ट कर सकता है। फर्स्ट, वो रिएक्शंस जिसमें इलेक्ट्रॉन्स इवॉल्व होते हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन्स जो है इन्वॉल्व होते हैं। सेकेंड, वो रिएक्शंस जिसमें न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है। ओके, अब देखो क्योंकि न्यूक्लियस सेंटर में होता है। ओके, अब चारों तरफ से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है, तो क्या होता है कि न्यूक्लियस सेंटर में होने की वजह से और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड होने की वजह से अगर इस पे कोई रिएक्शन होनी होती है तो इसे एक बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि नॉर्मल कंडीशंस में एटम को नहीं मिल पाती। ठीक है, फिर होता क्या है कि जो थोड़ी बहुत एनर्जी सराउंडिंग से या एनवायरनमेंट से एटम्स को मिलती है उसमें सिर्फ ये हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो या तो तेजी से रिवॉल्व करने लगे, या यहाँ से स्पेस छोड़ के बाहर निकल जाए, या कोई और इलेक्ट्रॉन आकर यहाँ ऐड हो जाए। इट मीन्स क्या हो सकता है, नॉर्मल कंडीशंस में इलेक्ट्रॉन्स की जो रिएक्शंस हैं वो पॉसिबल हो सकती हैं। हाई एनर्जी की कंडीशंस में न्यूक्लियस की रिएक्शन पॉसिबल हो सकती हैं। सो बेसिकली जो रिएक्शंस होती हैं वो दो तरह की होती हैं। किसी भी एटम के बेसिस पे अगर हम कंसीडर करें तो रिएक्शन दो तरह की होती हैं। फर्स्ट रिएक्शन जिनमें कि इलेक्ट्रॉन कंसीडर हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, उन रिएक्शन को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, वो सारे रिएक्शन जिनमें इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, और वो सारे रिएक्शन जिनमें कि न्यूक्लियस इन्वॉल्व हो रहा है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। फाइन, न्यूक्लियर रिएक्शन। अब न्यूक्लियर रिएक्शन में प्रोटॉन और जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उन्हें हम सब किस में पढ़ते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन में। क्यों, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में प्रोटॉन्स जो होते हैं या न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो या तो इमिट हो रहे होते हैं या एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं, जनरली इमिट हो रहे होते हैं। सो दैट्स वाई दे आर नोन एज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ओके, प्रोटॉन्स निकल रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, ऐसा कुछ। तो
जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनकी जो रिएक्शंस हैं वो सारी हम न्यूक्लियर रिएक्शन में पढ़ते हैं, और जो भी इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड जो रिएक्शंस हैं उन्हें हम केमिकल रिएक्शन में पढ़ते हैं। और रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो एक केमिकल रिएक्शन का टाइप है। ठीक है, तो हम बेसिकली रेडॉक्स में क्या पढ़ेंगे, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन में किसके बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है या किसी जो एटम है उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन। नाउ जैसा हमें पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, इट मीन्स हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। Okay, now we are going to learn that what are oxidations and what are reduction. Now look at this. This is the fundamental structure of chlorine atom and sodium atom. Okay, so we know that the atomic number of sodium is 11. So the electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6 and 3s1. So here these are the electrons. This is the first one subshell. This is 2s, 2p, now 3s, 3p and 3d. Three shells are there in the sodium and also three shells are there in the chlorine, क्योंकि क्लोरीन जो है वो भी थर्ड पीरियड का एलिमेंट है और सोडियम जो है वो भी थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। और अगर थर्ड पीरियड का एलिमेंट है इट मीन्स इसमें कितने शेल्स होंगे, 3 शेल्स होंगे। ओके, बिकॉज नंबर ऑफ पीरियड्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ शेल्स विच आर प्रेजेंट इन द एलिमेंट। जो एलिमेंट जिस पीरियड में रखा गया है उस एलिमेंट में उतने ही शेल्स होंगे। क्लियर, सो ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं तो इनमें कितने शेल होंगे, 3 शेल्स। क्लियर, सो 3 शेल हैं तो फर्स्ट शेल में हमें पता है 1s होता है, सेकंड शेल में 2s 2p होता है, थर्ड शेल में कौन कौन से होते हैं एलिमेंट, 3s 3p एंड 3d। क्लियर, 3s 3p एंड 3d, दीज आर द ऑर्बिटल्स विच आर प्रेजेंट इन द एटम। ओके, अब देखो इसके सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में, थर्ड शेल में, दिस इज द आउटर मोस्ट शेल, थर्ड वन, इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज देयर। अगर ये इलेक्ट्रॉन, ये जो सोडियम है वो डोनेट कर दे, किसी भी तरह से लूज कर दे, ये डोनेट कर दे कहीं पे भी लूज कर दे, तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रह जाएगा, 1s2 2s2 एंड 2p6। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रह जाएगा जो कि एक इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए ये स्टेबल हो जाएगा। सो ये सोडियम एटम क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो गया, चलो हो गया, कोई नहीं। तो अब क्या ये एनवायरनमेंट में यूं ही पड़ा रहेगा, भाई सोडियम जो है वो एनवायरनमेंट में ही कहीं ना कहीं होगा, और एनवायरनमेंट में अगर इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो क्या इलेक्ट्रॉन जो है वो एनवायरनमेंट में यूं ही रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमें पता है बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं। अगर माइन्यूट पार्टिकल्स एयर में यूं ही पड़े रहेंगे तो एयर के साथ फ्लो करेंगे। क्लियर, अगर एयर के साथ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा तो हमें पता है कि करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन फ्लो की वजह से ही जनरेट होती है। अगर इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव होने की वजह से करंट मूव होगी। तो अगर एनवायरनमेंट में ये वाली चीज होने लगी तो हमारा तो खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा कहीं पे भी। ठीक है, क्यों, क्योंकि जैसे ही हवा चलेगी इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते ही करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होते ही हमें क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक शॉक लगने शुरू हो जाएंगे। तो क्या होता है, एनवायरनमेंट में ये इलेक्ट्रॉन फ्री मूव नहीं करते हैं। क्या होता है, जैसे ही सोडियम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इसके सराउंडिंग में कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा जरूर होगा, किसी न किसी एलिमेंट का ऐसा एटम जरूर होगा जो इस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेगा। ठीक है, जैसे क्लोरीन सबसे बेस्ट एग्जांपल है। क्लोरीन जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में, क्योंकि p ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और अगर ये जो है कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हो जाए तो ये इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। इट मीन्स कि इसको क्या रिक्वायरमेंट है, एक इलेक्ट्रॉन की। तो जाहिर सी बात है जैसे एनवायरनमेंट में ये इलेक्ट्रॉन आएगा, ये इलेक्ट्रॉन कौन ग्रैब कर लेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे चला जाएगा, हियर। ठीक है, तो इस तरह से जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन निकला, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस का हो गया, इतना इतना। ठीक है, यहां तक। और जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन आया तो ये वाला इतना इतना जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस का हो गया। इट मीन्स Na जो है Na+ बन के खुश है, और Cl जो है वो Cl- बन के खुश है। प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होना, ओके, माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन होना। तो जैसे ही इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला किसी भी वे से, कैसे भी,
किसी भी एलिमेंट से अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। किसी भी तरीके से अगर किसी भी एटम में से, आयन में से, जरूरी नहीं है न्यूट्रल एटम हो, इट कुड बी एन आयन, अगर किसी आयन में से भी इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो हम उसे भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। सो ऑक्सीडेशन का बेसिक मीनिंग होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन। अब यहां पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एड हो रहा है, क्लोरीन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एड हो रहा है, ठीक है। तो किसी न्यूट्रल एटम में या किसी आयन में इलेक्ट्रॉन का एड होना, यही होता है रिडक्शन। क्लियर, ये हो गया रिडक्शन, ठीक है। तो रिडक्शन क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब ये क्या करेंगे, देखो अब ये आसपास ही कहीं होंगे, भाई सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया है और देते ही क्लोरीन ने ले लिया, इट मीन्स ये आसपास कहीं है। तो आसपास होने की वजह से क्या होगा, मान लो ये सोडियम है, इसने प्लस बना लिया, ये क्लोरीन है, इसने माइनस बना लिया, दोनों पास पास में है, तो क्योंकि ये अपोजिट चार्ज्ड आयन है और नियर बाय भी है, तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा, ठीक है। और इस अट्रैक्शन फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के पास रहेंगे, दूर दूर नहीं जाएंगे और एक कंपाउंड बना लेंगे, दैट इज NaCl, जो कि हम घर में सॉल्ट यूज करते हैं वो होता है, ठीक है। सो दिस इज द नॉर्मल सॉल्ट NaCl और ऐसे ये बनता है, ठीक है। इसमें Na का क्या हो रहा है, Na क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्लोरीन क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। दिस इज द फंडामेंटल डेफिनेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन देना ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन लेना रिडक्शन। क्लियर। अब देखो इलेक्ट्रॉन देने पर हुआ क्या, सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट पहले 0 थी, कोई भी चार्ज नहीं था इस पर, अब ये +1 हो गई, यानी सोडियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 से +1 चली गई। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई, 0 से +1 ज्यादा होता है। सो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, ऑक्सीडेशन के दौरान ऑक्सीडेशन स्टेट और वी कैन से ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज होता है। सो ऑक्सीडेशन नंबर विल इंक्रीज, ऑक्सीडेशन नंबर विल इंक्रीज ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिमूव्ड, जनरली यही होता है। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिमूव्ड, जितने हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, वही ऑक्सीडेशन नंबर होता है। लाइक सोडियम में से 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है तो सोडियम में यहां पर Na+ में ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +1, ठीक है। यहां क्लोरीन में क्या हुआ है, क्लोरीन 0 पे था और क्या -1 में चला गया, राइट। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, 0 से -1, ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हुआ, डिक्रीज हुआ। सो ड्यूरिंग रिडक्शन ऑक्सीडेशन नंबर will decrease during reduction। ओके, रिडक्शन है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, डिक्रीज होगा। देखो 0 से -1 में चला गया। क्लियर। सो दिस इज द बेसिक ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। नाउ हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और उसमें पढ़ते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की अलग अलग डेफिनेशंस क्या हो सकती हैं। नाउ व्हाट हैपन ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, क्या होता है, बेसिकली क्या हो रहा होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का रिमूव होना, ये बहुत बार आप पढ़ चुके हैं। आई डोंट थिंक इसमें बताने जैसा कुछ है, बट स्टिल मैं कुछ और बताने जा रही हूँ कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में हो क्या रहा है। लुक, अगर हम मान लें कोई भी कंपाउंड XY मानते हैं, ये है कंपाउंड XY, कोई भी कंपाउंड ले लो, मैं जनरल एग्जांपल ले रही हूँ X एंड Y, ठीक है। अब मैं ये कह रही हूं कि यहाँ पे Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है X से, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Y इज ग्रेटर देन X, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Y की ज्यादा है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर Y की ज्यादा है तो क्या करेगा, ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ
शिफ्ट कर लेगा किसी भी तरह से, राइट। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया इसने, तो अब इस पे क्या हो रहा है, इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड से दूर हो गया तो इस पर क्या आ रहा है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। तो ये पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, क्योंकि अब यहाँ पे सिर्फ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, पूरे ओवरऑल रिएक्शन एक्स से इलेक्ट्रॉन एक्स से वाई में ट्रांसफर नहीं हुए हैं। तो क्या अब हम यहाँ पे भी कहेंगे कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है? बिल्कुल कहेंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन भले ही ट्रांसफर ना हो रहा हो, लेकिन इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। इसमें होता क्या है, एक्स के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ऐसे, ये एक्स का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है। यहां पे वाई का इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, ये लो, ये वाई का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और यहां पे इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के बीच में ओवरलैपिंग हो रही होती है, ठीक है। ये ओवरलैपिंग ही क्या होता है, बॉन्ड, इसे ही हम क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। इस ओवरलैपिंग में अब हम ये कह रहे हैं कि वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। इट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो एक्स से दूर चला जाएगा, समहाउ एक्स से दूर चला गया और वाई के पास आ गया, ठीक है। तो x से क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स दूर चले गए, y के पास आ गए हैं, तो x पर हम क्या मान के चल रहे हैं कि कुछ एक जो इलेक्ट्रॉन के जाने से नेगेटिव चार्ज है वो कम हो जाता है, और इसलिए हम ये कहते हैं कि इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि पूरे इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर नहीं हुए हैं लेकिन क्लाउड तो ट्रांसफर हो गया। तो क्लाउड ट्रांसफर होने से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये चीज होती है कोवेलेंट बॉन्ड्स में, कोवेलेंट बॉन्ड्स में, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं उनमें ये चीज होती है। क्यों होती है? क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है उसमें आयनिक बॉन्ड के जैसे टोटल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होते। पहले हमने NaCl का जो एग्जांपल देखा था उनमें क्या था, आयनिक कंपाउंड थे, मेटल और नॉन मेटल के बीच में बन रहा था। मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा था, इजीली दे रहा था, क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन ले रहा था, इजीली ले रहा था। तो क्या हो रहा था, टोटल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था। लेकिन जब कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लाइक कार्बन, कार्बन जो है वो कभी भी इलेक्ट्रॉन ना तो गिव कर सकता है ना गेन कर सकता है, वो क्या करेगा, वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। तो एट दैट कंडीशन जब हम ये कह रहे हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रखी है, तो एट दैट टाइम क्या हम ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बनने के बाद में भी, कोवेलेंट बॉन्ड बनने के बाद में भी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है दोनों एटम्स के बीच में, उसमें जो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा, जिसकी वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो दूसरा एलिमेंट होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उससे इलेक्ट्रॉन्स दूर चले जाएंगे, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर? लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करने के लिए हम ये मान लेते हैं कि ये जो चार्ज का शिफ्टिंग हो रहा है वो पार्शियली नहीं होके पूरा हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हम ये मान लेते हैं कि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है कंपाउंड में उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये हम कंसिडर करके चलते हैं टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट्स। क्लियर? सो दैट इज हाउ वी कैन कंसिडर द ऑक्सीडेशंस और रिडक्शन ऑक्सीडेशंस इन द कोवेलेंट बॉन्ड्स ऑल्सो। ओके, नाउ लुक, अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, कि मैग्नीशियम को हमने बर्न किया ऑक्सीजन के साथ, O2 के साथ, सो इट फॉर्म दिस वन, राइट। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, MgO। अब यहां पे देखो MgO में Mg और ऑक्सीजन, क्लियर। मैग्नीशियम जो है वो मेटल है, ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है, और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो ऐसे बनेगा। तो अब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी तरफ ले लेगा, मतलब टोटल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑक्सीजन पे ट्रांसफर करेगा। क्यों? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड क्यों है? क्योंकि ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में बन रहा है। मेटल और नॉन मेटल के बीच में जितने भी कंपाउंड बनते हैं दे ऑल आर आयोनिक,
ठीक है, आयनिक कंपाउंड ही बनेंगे। क्यों बनेंगे? मेटल की टेंडेंसी ही होती है इलेक्ट्रॉन गिव करना, और नॉन मेटल की टेंडेंसी ही होती है इलेक्ट्रॉन लेना। ठीक है, तो जैसे ही मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन, पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ ट्रांसफर कर देगा? ऑक्सीजन के ऊपर। सो जैसे ही Mg जो है वो 2+ की फॉर्म में आएगा, ऑक्सीजन जो है वो 2- की फॉर्म में आ जाएगा। ओके, और क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में क्या होगा? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, और यहाँ पर ये एक आयनिक कंपाउंड बना लेंगे, और ये जो बॉन्ड होता है इसे हम क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड कहते हैं। फाइन। अब मान लो हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन्स का निकलना ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, हो रहा है बिल्कुल। क्यों? देखो Mg यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, नेचुरल स्टेट में, और यहाँ पर +2 स्टेट में। इट मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज हो गया। ऑक्सीजन यहाँ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, यहाँ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इट मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? इंक्रीज हो गया। यहाँ पे डिक्रीज हो गया। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है। सो ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना ऑक्सीडेशन, और डिक्रीज होना रिडक्शन। ठीक है, तो अब देखो मेटल का ऑक्सीडेशन कब हुआ? मेटल का ऑक्सीडेशन तब हुआ जब मेटल के साथ इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कोई भी एटम जुड़ जाए। मेटल के साथ जब इस मेटल से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कोई भी एलिमेंट जुड़ जाए तो इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, सो हम ये कह देते हैं, जरूरी नहीं ऑक्सीजन हो, सल्फर भी हो सकता है। अगर मैं इसको सल्फर के साथ बर्न करूं तो कहां दिक्कत है? ठीक है, तो ये बना जाएगा MgS, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं Mg रिएक्ट विथ सल्फर एंड इट फॉर्म MgS, मैग्नीशियम सल्फाइड, ये भी बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी Mg जो है वो 2+ फॉर्म में ही होता है। क्यों? क्योंकि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से क्या होगा? मैग्नीशियम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और सल्फर गेन कर लेगा। सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैग्नीशियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। कंडीशन वही है, जब भी किसी एलिमेंट के साथ उससे हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कोई भी एलिमेंट आके जुड़ जाता है तो उस एलिमेंट का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। सो इसलिए क्लासिकल डेफिनेशन में क्या कहा गया? दैट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन एनी एलिमेंट और अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नोन एज द ऑक्सीडेशन। क्लियर? अब देखो ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है? ऑक्सीजन 2 से -2 में जा रहा है, इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। क्लियर? यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो अब हम इसको भी ऐसे कह सकते हैं दैट कि जब किसी एलिमेंट से, ये भी तो एलिमेंट ही है, ऑक्सीजन इज ऑल्सो एन एलिमेंट, जब किसी एलिमेंट से उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कोई भी एलिमेंट जुड़ जाता है तो एलिमेंट का क्या हो जाता है? रिडक्शन हो जाता है। क्लियर? सो वी कैन से एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन भी जुड़ता है इसके साथ, मैग्नीशियम की जगह हाइड्रोजन जुड़ जाओ, क्योंकि हाइड्रोजन के विथ रिस्पेक्ट इसको पहले देखा गया था, इसलिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज नोन एज रिडक्शन। किसी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन हो जाए या फिर हाइड्रोजन का एडिशन हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। Okay, so that is how we can consider the oxidation and reduction in covalent bonds also. Fine. इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं वो क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ओके, अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, उन दोनों में भी डिफरेंस होता है। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन ठीक है, क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। लुक, किसी भी एलिमेंट में से, किसी भी कंपाउंड के किसी भी एलिमेंट्स में से जितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वो होता है ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है। लाइक कैल्शियम ऑक्साइड में अगर मैं बात करूं तो कैल्शियम जो है इससे बनता है,
तो कैल्शियम जो है वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Ca2+ बनाएगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इट फॉर्म O2-, राइट। तो ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है पूरी रिएक्शन में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर। सो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 2 is the number of electron which are transferred from one element to another element, or we can say that total change in the number of electrons is known as oxidation number. oxidation state क्या होती है, ये इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद, ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद जो एलिमेंट की स्टेट होती है, लाइक कैल्शियम का 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद जो स्टेट होगा वो Ca2+ होगा। सो दिस ओवरऑल स्टेट इज नोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर ट्रांसफर्ड इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर, एंड द स्टेट which acquired by an element after losing the electron or gaining the electron is known as its oxidation state. So these are the oxidation number and oxidation states. Clear? Now what are oxidizing agents and reducing agents? वो क्या होते हैं, ठीक है। अब हम क्या बात करेंगे, oxidizing and reducing agents। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ठीक है। देखो इसके लिए हम एक रिएक्शन कंसिडर कर लेते हैं। जिंक जो है सॉलिड में प्लस Cu2+, ठीक है, एक्वस गोज इन Zn2+ एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। लो अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, हमने एक जिंक की स्ट्रिप ली है, सॉलिड लिखा हुआ है, एस मीन्स सॉलिड, हमने जिंक की एक स्ट्रिप ली है सॉलिड फॉर्म में, ओके, और उसे हमने डिप किया है किसमें, कॉपर के एक्वस सॉल्यूशन में। कॉपर सल्फेट ले सकते हैं हम, लाइक CuSO4 ले लिया प्लस वाटर कर दिया H2O, तो इसका एक्वस सॉल्यूशन H2O अगर हम सॉल्वेंट के लिए कहीं पे भी यूज कर रहे हैं तो वो सॉल्यूशन क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन। एज अ सॉल्वेंट अगर H2O यूज किया जा रहा है देन द सॉल्यूशन विल बी एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर। कॉपर सल्फेट सॉल्यूट, H2O सॉल्वेंट, ओके। सो दिस इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर। अब इसमें देखो कॉपर जो है वो अपनी 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, कैसे, Cu2+ और SO4 जो होता है सल्फेट उस पर 2 नेगेटिव चार्ज होता है। सो कॉपर जो है वो अपनी 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। व्हेन दे रिएक्ट, लाइक जब मैं जिंक की स्ट्रिप को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखूंगी तब क्या होगा, जिंक जो है वो स्ट्रिप से निकल के सॉल्यूशन में चला जाएगा। फाइन। इट मीन्स क्या होगा, जिंक जो है वो बना लेगा ZnSO4 प्लस H2, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट बना लेगा, और कॉपर जो है उसको डिस्प्लेस कर देगा उसके सॉल्यूशन में से। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था उसमें से किसको डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को, सॉलिड फॉर्म में, यानी कॉपर अब हमें सॉलिड फॉर्म में मिल गया और जिंक जो है वो सॉल्यूशन में चला गया। क्लियर। अब देखो जिंक जो है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेटस से +2 में जा रहा है। जिंक जो है अपनी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से Zn2+ में जा रहा है। इट मीन्स इसने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिमूव कर दिए, राइट। और कॉपर क्या कर रहा है, कॉपर 2+ फॉर्म में था और 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके ये कॉपर सॉलिड फेज में चला गया। डन, यही हो रहा है। देखो जिंक 2+ में जा रहा है, कॉपर 2+ से कॉपर में जा रहा है, यानी ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनका ट्रांसफर हो रहा है। सो द ऑक्सीडेशन नंबर इज 2। ऑक्सीडेशन स्टेट विल कन्वर्ट फ्रॉम जिंक टू Zn+2 और कॉपर 2+ से कॉपर। दीज आर द स्टेट चेंज ऑफ द मेटल। क्लियर। अब देखो जिंक का क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है इसलिए इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। फाइन।
कॉपर का क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन। लेकिन हम ये भी तो कह सकते हैं कि जिंक ने जो 2 इलेक्ट्रॉन दिए, वही 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर ने लिए, तब इसका रिडक्शन हुआ, राइट। तो अब यहां पे जिंक क्या हुआ, जिंक इलेक्ट्रॉन देने वाला है और इसने क्या किया, कॉपर का रिडक्शन कर दिया बाय गिविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। जिंक ने पहले 2 इलेक्ट्रॉन देके कॉपर का क्या किया, रिडक्शन कर दिया। और रिडक्शन करने वाला रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है, रिडक्शन करने वाला रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट है जिंक। क्यों है, जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दिए तो इसका खुद का तो ऑक्सीडेशन हुआ, क्लियर, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसने कॉपर का क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, कॉपर क्या कर रहा है, कॉपर इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है, कॉपर इलेक्ट्रॉन ले रहा है और अपना खुद का रिडक्शन कर रहा है। लेकिन ये कॉपर ले कहां से रहा है, इसने मान लो कॉपर तो 2+ की फॉर्म में था, इसने इससे ले लिए ना, तो इसने इलेक्ट्रॉन लेके जिंक का क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया, ठीक है। तो कॉपर, क्योंकि इसने जिंक का ऑक्सीडेशन किया है, इसलिए कॉपर यहां पे क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, कॉपर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्लियर। सो इलेक्ट्रॉन गिविंग स्पीसीज, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, gain of electron reduction. Okay, the species which itself get oxidized and help others to get reduced is known as reducing agent. और इसका जस्ट अपोजिट वो स्पीसीज जो खुद का रिडक्शन कर रही है और दूसरे का ऑक्सीडेशन करने में हेल्प कर रही है, उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, क्लियर। सो दैट इज हाउ वी कैन कंसिडर oxidizing and reducing agents also. Now take another example, copper plus 2Ag plus, fine, यहाँ पे copper solid है, ये aqueous solution है, it will give Cu2 plus solid Ag, silver। अब यहाँ पे भी सेम हुआ है, कॉपर कन्वर्ट हुआ कॉपर 2+ में बाय गिविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Ag सॉलिड, ओवरऑल ट्रांसफर 2 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर 2, ऑक्सीडेशन नंबर देखो, ओवरऑल में 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 2। बट ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या है, कॉपर की ऑक्सीडेशन है Cu2+ और सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट है Ag+, फाइन। सो दीज आर द ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहां पर क्योंकि कॉपर का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं किसी दूसरी स्पीसीज को रिड्यूस होने के लिए, सो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है एंड कॉपर इज रिड्यूसिंग एजेंट। और Ag का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, और क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं दूसरे स्पीसीज का ऑक्सीडेशन करने के लिए, सो दिस इज ऑक्सीडाइजिंग स्पीसीज और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लियर। सो दीज आर ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग स्पीसीज एंड रिडक्शन reducing species. Hope this will clear to you. In the next video I am going to tell you about the electrochemical series and balancing of the chemical reaction or the redox reaction.